और बच्चों क्या हाल चाल है। तो पिछले वीडियोज़ में आपने पढ़ा कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त हो गया है। सारे क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ क्योंकि आप लोग खुद से बना लेना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेन में जो क्वेश्चन था जिसमें दिक्कतें आती है लगभग सभी बच्चों को, तो वो मैंने बताया था। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है उस पर भेज सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो मैं पर्सनली कमेंट चेक करता हूँ, इसलिए अगर मुझे लगा कोई ऐसा क्वेश्चन तो मैं अपने डाउट क्लास में उसको ज़रूर शामिल करूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, हमने बहुपद पढ़ा, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जो बहुपद आपने पढ़ा था ना, सेम उसी के जैसे होता है ये अभी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये हमारा होता है द्विघात बहुपद, लेकिन अगर हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। बस इतना ही है। ठीक है, बहुपद में आप क्या पता करते थे? शून्यक, और यहाँ पे हम पता करेंगे मूल। बहुपद में आप क्या कहते थे? x के मान को कहते थे शून्यक, और यहाँ हम कहेंगे मूल। बस ये दो नाम का अंतर है, बाकी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, और x का गुणांक होता है b, और जो हमारा अचर पद होता है वो होता है c। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब होता है कि x काफ़ी प्रचलित है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर, ये जैसे स्क्वायर वाला टर्म, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर ना हो कि टी होता, तो टी स्क्वायर का गुणांक जैसे कोई हम इसे लिख देता है कि 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ एक क्या होगा? पी स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी स्क्वायर वाले पद में जो गुणांक होगा वो हमारा a कहलाएगा, बिना स्क्वायर वाले पद का गुणांक b, और जो अचर पद होगा वो c। आई बात समझ में? ठीक है, द्विघात समीकरण में b और c तो कुछ भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन जो हमारा a है वो 0 नहीं होगा। a हमारा 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो ये पूरा का पूरा समीकरण जो है यह रेखीय समीकरण बन जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम क्या निकालते हैं? मूल। मूल होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे हम उसमें शून्य को अल्फा बीटा कहते थे, यहाँ भी हम मूल को क्या कहेंगे? अल्फा बीटा। ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, सेम फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा सी बाई ए। ठीक है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल सी बाई ए। अगर मूलों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ हो तो हम जो द्विघात समीकरण बनाएंगे उसका फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये हमारा होता है, ये बहुपद में हमने पढ़ाया था तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में इसका एक बार रिकैप करवा दिया, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके,
जैसे कि आपको एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज 4.1 जब आप करोगे तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांचें कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए हमने क्या बताया था कि उसका जो मानक रूप है वो होना चाहिए ax² + bx + c = 0। ये टर्म नहीं होगा अगर सिर्फ इतना होगा, ये बीच का टर्म नहीं हो, या दोनों ही टर्म नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे में तो एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद होगा, ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा और ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। लेकिन ये x² वाला टर्म हमेशा होना जरूरी है, तभी होगा, ठीक है। और x का मान, x² वाला टर्म हमेशा होना चाहिए। अगर कोई लिख दिया कि x का पावर 3 + x² + x + 1 = 0, आपको कि सर इसमें x² भी है और x भी है और 1 भी है, तो ये क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पूरे समीकरण का जो मैक्सिमम घात है वो है 3, और द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 से ना ज़्यादा ना कम। जैसे क्वेश्चन है x - 3, इसको a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a² + 2ab + 1 का स्क्वायर 2x - 6। ये हो गया आपका x² + 2x + 1 2x - 6। इसको इधर ले आओ सबको, 2x इधर आके -2x और -6 + 6, 2x और 2x कट गया, बचा क्या, x² + 7 = 0। तो ये क्या होगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं x² + 0x + 7 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें हमारे लिए द्विघात समीकरण होने के लिए सिर्फ एक चीज़ जरूरी है और वो है x² वाला टर्म, वो है तो है। आई बात समझ में? ठीक। इसमें एक देख लो, एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत यानी अगर एक x है तो दूसरा x + 1, तभी तो लगातार होगा। क्रमागत मतलब लगातार, 2 तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी इसमें एक जोड़ दो तो ये, इसमें एक जोड़ दो तो ये, इसमें एक जोड़ दो तो ये। तो क्रमागत के लिए सिर्फ एक जोड़ना होता है। तो अगर x है तो इसमें एक जोड़ दिया तो हो गया क्रमागत। दोनों का गुणनफल कह रहा है 6, सॉरी 6 नहीं 306। गुना करो, x से करोगे x को तो हो जाएगा x², 1 से करोगे तो x = 306। 306 को इधर ले आओ, बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 306 का ऐसा कोई गुणनखंड जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है। याद है 306 का कोई गुणनखंड होगा ऐसा, देख लेते हैं। तिरपन 17 9 153। तो देखोगे 9 और 2 18 और 17, यानी 18 में से 17 माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसे लिख सकते हैं x² + 18x - 17x - 306 = 0। कॉमन ले लो इसमें और इसमें x कॉमन ले लेंगे तो होगा x + 18, इसमें -17 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 18 = 0। दोनों को अलग अलग इक्वेट करो। इसको अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x का -18 और यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू +17। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि धनात्मक, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऋणात्मक है, -18 है। तो x का मान क्या आ गया, 17, यानी एक जो नंबर है वो हमारा 17 और दूसरा 17 + 1
18। आई बात समझ में? ओके। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे करते पता चला। इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रूट वाला है, एक्सरसाइज 4.2 का 2, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है। रूट 2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, ये है। हमें क्या करना होता है, जो x² के पीछे वाला नंबर है और जो ये है अचर पद और x² का गुणांक, ठीक है, दोनों को गुना कर लो। 5√2 को अगर √2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 10। इतना तो पता होगा। 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 10, 2 × 5, और कोई नहीं। फिर देखना है कि दोनों गुणनखंडों में से किसको जोड़ने या घटाने पे x का गुणांक मिल रहा है, 7। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 में 1 घटाएंगे 9, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, जोड़ने पे 7 आ गया। ठीक है, तो बस यहाँ 7 को हमें 2 + 5 के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमारा हो गया √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ऐसे गुणनखंड किया जाता है। समझ में आया? क्या करते हैं, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है दोनों को गुना करो और उसके गुणनखंड से लिख लो। 1 × 10, 2 × 5। फिर देखना है दोनों गुणनखंडों में किसको जोड़ने या घटाने पे x का गुणांक मिलता है आपको। ठीक है, तो जिसमें कि भी जैसे कि हमने देखा 2 और 5 मिलके 7 बनाते हैं, जो कि x का गुणांक है, तो हमने 2x और 5x को लिख लिया। ठीक है, अब 2 में जो है कॉमन ले लेना है। 2 में पहले में क्या कॉमन ले सकते हो, मैक्सिमम कॉमन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि √2 और x कॉमन ले लेंगे, तो पहले में बच जाएगा x और दूसरे में बचेगा √2। इधर से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x और दूसरे में √2। फिर x + √2 और x + √2 कॉमन ले लो, इधर बच गया √2x और 5। ये हो गया इसका गुणनखंड, ये गुना ये, इस पूरे समीकरण का गुणनखंड हो गया। अब दोनों को बारी बारी से इक्वेट करोगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -√2, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा x का वैल्यू -5/√2। इसको परमीकरण कर लो तो √2 × √2, ये हो जाएगा आपका -5√2/2। तो x का एक मान आ गया यह और दूसरा मान आ गया यह। आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। गुणनखंड विधि से ही कैसे करते हैं उसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, तो पहले फ्रैक्शन खत्म कर लो। सबको 8 से, जो इसके हर में होगा ना उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 से इसे करेंगे तो ये हमारा हो गया 16 का x², ये हो गया 8x, और 8 से इसे गुना करोगे तो 1, और 0 को गुना करोगे तो 0 ही रहेगा। अब बताए थे कि x² का गुणांक और इसको गुना करो 16 × 1, 16 ही रहेगा। इसका गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4। अब देखना है कि 8 किसको जोड़ने या घटाने पे आ रहा है, तो इसको जोड़ने पे। तो लिख लेते हैं 16x² - 4x + 1 = 0। कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लिया तो बचा इधर से 4x, इधर 1 और इधर -1 कॉमन ले लो, 4x - 1 = 0। 4x - 1 × 4x - 1 = 0। यानी हमने देखा कि इसको गुणनखंड करने पे दोनों जो है एक ही जैसा आया है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/8। 0 से इक्वेट करोगे, कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लो। 4x - 1, 1 इधर जाके +1 हो जाएगा, 1/4। x का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। इसको भी करेंगे तो वही आएगा 1/4। आई बात समझ में? ओके।
इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और इसके आधार ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 5। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7, और कर्ण कह रहा है 13 है। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर जोड़ लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ आधार है x का स्क्वायर। ये हो गया 13 गुने 13 169। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 को लिख लेंगे माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। दो दो कॉमन ले लो सब में से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है हमारा 60 है और यहाँ 1 है, तो 60 गुने 1 क्या होगा 60। इसका गुणनखंड ऐसे करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 मिले। हमें क्या मिले 7। क्या है यह 7। तो 60 का ऐसा कोई गुणनखंड आपको याद है जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 मिलता है? तो आप कहोगे हाँ सर 12 25 60 होता है, जो कि 12 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। पहले में x कॉमन ले लो तो बचा x माइनस 12 और 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 12। तो ये हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 12 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x का माइनस 5। x का वैल्यू माइनस 5, जो लाइन का लेंथ होता है ना रेखा का, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और लंब हो गया यानी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक। अब है, ये तो हमने बताया था अभी कि गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। अब है पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से, जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, सॉरी 2 नहीं 4। ठीक है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। इसको हमें क्या करना है परफेक्ट वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ देख रहे हो आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा लो 0, तो x का वैल्यू 2। तो इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने का। ठीक है, तो आपको हमेशा एग्जैक्ट यही नहीं मिलेगा कि पूर्ण वर्ग हमेशा ऐसा ही दिया हुआ हो। यहाँ पे एक नंबर चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो गया 5 ही रखो, और ये यहाँ पे दिया हुआ है 2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये है -4x और ये है प्लस का 2। इसको कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -2 गुना x, ठीक है, और गुना जो इसके पीछे नंबर हो उसके नीचे 2 लिख लिया करो। ठीक, x के पीछे जो भी है उसको 2 से डिवाइड करके लिख लेंगे। इसे क्या होगा, ये दो कट जाएगा, तो हमारा ये जो नंबर है ये चेंज नहीं होगा। और प्लस जो हमने यहाँ लिखा है उसी का स्क्वायर, तो 4/2 तो कट जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। फिर इसी को माइनस कर लेना है, और जो बाद में नंबर बचा है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर जो बचा ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 बराबर 0। दो को इधर ले जाओ, स्क्वायर हटाओ, तो इधर रूट लग जाएगा और 2 साइन के साथ, प्लस माइनस दोनों साइन के साथ। तो x का जो मान आ गया वो क्या गया, +-√2 और -2 इधर जाके +2। तो x का मान ये आ गया। आई बात समझ में? पूर्ण वर्ग ऐसे बनाया जाता है। एक बार फिर से समझो, कहाँ गया टेस्टर। कोई भी x जैसे दे दिया हुआ है, x² + 7x + 14 बराबर 0। ठीक है, ऐसा कोई भी एक नंबर हमारे पास गिवन है, कोई भी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पहला जो है वो तो x² ही रहेगा, फिर 2 गुना x, ये कंप्लीट लिखना है, और x के पीछे जो है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। बात आई समझ में? 2 गुना x ऐसे लिखना है, जो x के पीछे है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। फिर ये जो नंबर आएगा उसी का स्क्वायर करना है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, और फिर जो बाद में बचा हुआ है वो बराबर 0। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा परफेक्ट वर्ग, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करके आपको उधर ले जाना है और इसको सॉल्व कर लेना। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो इस पे हम अगले क्वेश्चन में जो है इस एक्सरसाइज का और देखेंगे। थैंक यू।